गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। हम लोगों ने पीछे 10 लेक्चर देख चुके हैं। आज 11वां लेक्चर है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने IUPAC नेमिंग शुरू कर दिया था, ठीक है। तो आज इसे कंटिन्यू करते हैं, IUPAC नेमिंग को कंटिन्यू करते हैं। चलो ध्यान दो, हमने कल लिगेंड को क्या लिखना है, जब लिगेंड का नेमिंग में है ना क्या करना, क्या चेंज करना है, ये सब बातें हमने किया था। आपको याद होगा हमने कहा था आइड को आइडो लिख देना, जैसे क्लोराइड तो क्लोराइडो, या तो IDE को रिप्लेस करके केवल O लिख देना, तो क्लोरो, याद होगा ना। देखो मैंने कल बताया था CHLORIDE, आइड को लिखना बताया था, क्या बोलो, आइडो, या केवल O से रिप्लेस कर देना। तो इसको क्या लिख सकते हो, इस आइड की जगह लिख सकते हो क्लोराइडो, या केवल इसके जगह O लिख सकते हो, बताया था ना। और हमने कहा था ATE लास्ट में आए तो आप लिख देना एटो, है ना। और बोला था ITE लास्ट में आए तो लिख देना आइटो। ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। और आज कुछ एग्जाम्पल करते हैं और इस चैप्टर कहानी खत्म करते हैं, इस पार्ट का कहानी है ना, जो ये अपना कॉन्सेप्ट है अपना, ये इसी कहानी खत्म करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। ध्यान दो, चलो बच्चों ध्यान दो। देखो अपने पास हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि हमारे पास 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स आने वाले हैं, है ना। आपको याद होगा हमने कहा था एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आ सकता है, पहले लेक्चर में बताया था आपको, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स आ सकता है, और एक कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट हो जाए। हम जैसे कि एग्जांपल में लेता हूँ आपको, देखो आपको एक इस टाइप से कॉम्प्लेक्स आ सकता है ना, K4Fe(CN6). ध्यान देना, बोलो इसमें क्या है, ये पहला पार्ट कैटायन है, दूसरा पार्ट एनायन है ना। पहला पार्ट कैटायन है और दूसरा पार्ट एनायन है। दूसरा अपना एग्जांपल ऐसा आ सकता है CuNH3(6Cl2). देखो यहाँ पर ये पहला पार्ट अपना कैटायन है, दूसरा पार्ट अपना एनायन। देखो पहला पार्ट हमेशा कैटायन ही होगा, सॉल्ट में पहला पार्ट हमेशा कैटायन ही होता है। तो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक सेकेंड थोड़ा सा आप नोट करो। हाँ चलो, तो ये अपने 2 पार्ट हो गए। और अपना तीसरा जो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे ऐसा आ जाए PtNH3(6), ठीक है, PtCl6। तो बोलो देखो इसमें क्या है, ये पहला पार्ट अपना कैटायनिक है, दूसरा पार्ट अपना एनायनिक है। देखो यहाँ पर जो बॉक्स वाला पार्ट है ना वो एनायन में है, इसको बोलोगे एनायनिक लिगेंड। यहाँ जो बॉक्स वाला पार्ट है वो कैटायन है, इसे बोलोगे कैटायनिक, सॉरी इसे बोलोगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इसे बोलोगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, इसे बोलोगे कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। समझ गए। देखो अगर बॉक्स एनायन में है तो बोलोगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स है ना, इस बॉक्स की वजह से इसका नाम पड़ रहा है कॉम्प्लेक्स। बॉक्स ना होता इसको हम कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते। तो बोलो बॉक्स किस में है, एनायन में है, तो क्या बोलोगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। बॉक्स कहां पर है, कैटायन में, तो क्या बोलोगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलोगे, कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये सब बातें पीछे हो चुकी हैं। तो चलो इसकी नेमिंग की हम बात करते हैं, है ना। इसका IUPAC नेमिंग करते हैं। चलो IUPAC नेमिंग, ठीक है। चलो कैसे नाम लिखते हैं ये देखते हैं। ध्यान देना, चलो एक सिंपल सी बात याद रख लो, तो सब कुछ बिल्कुल वही, कुछ इसको IUPAC में बहुत ही आसान है। बस आपको एक बात याद रखनी है, बस एक बात याद रखना, अगर, है ना, अगर कॉम्प्लेक्स अपना एनायन में है, अगर कॉम्प्लेक्स अपना एनायन में है, मतलब जो बॉक्स है राइट साइड में है, मतलब एनायनिक पार्ट है ना। अगर कॉम्प्लेक्स अपना एनायन में है तो मेटल के नाम के साथ ATE वर्ड ऐड कर देना। जैसे कॉपर है तो क्यूप्रेट, फेरस है तो फेरेट, है ना, निकिल है तो निकिलेट। कब, जब अपना कॉम्प्लेक्स बोलो किस पार्ट का हो, कॉम्प्लेक्स अपना एनायनिक पार्ट में हो, है ना। चलिए
कॉम्प्लेक्स अपना कैटायनिक फॉर्म में हो, कॉम्प्लेक्स अपना कैटायनिक फॉर्म में हो, तो मेटल के नाम में कुछ ऐड मत करना। थोड़ी लाइट कट गई तो थोड़ा सा रोक देते हैं इसे कुछ समय के लिए। हाँ ध्यान देना बच्चों। तो बताओ ये अपना K4Fe3N6 है ना। चलो चलो देखो बताओ, इसका हमने कहा अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट में है तो मेटल के साथ ATE वर्ड ऐड कर देना। मेटल जैसे आयरन का है ना, तो आयरन का आयरनेट वर्ड जल्दी बुक्स में नहीं मिलता, फेरस उसे लिखते हैं आयरन को, तो फेरेट हो जाएगा, निकल का निकलेट हो जाएगा, जिंक का जिंकेट हो जाएगा, है ना। चलो, और अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट में है तो बस मेटल का नाम ही लिखना। चलो देखो इस क्वेश्चन को, बताओ इसका नाम लिखना है। ध्यान देना, अगर डब्बे से बाहर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई नंबर लिखा है 2 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर लिखा हो तो उस नंबर का नाम नहीं लिखते, है ना। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नंबर है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, जो 6 का हेक्जा होता है। अगर 6 बाहर लिखा है तो उसका नाम मत लिखना, हेक्जा मत लिखना। अगर अंदर लिखा है तब हेक्जा वर्ड लिखना। समझो, जैसे देखो यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 4 मतलब टेट्रा होता है ना, ये टेट्रा मत लिखो, केवल पोटेशियम लिखो। आप बोलो पोटेशियम, पोटेशियम, है ना। अब कुछ बच्चे बोलोगे टेट्रा पोटेशियम क्यों नहीं लिखा, तो हमने कहा देखो इसका रूल यही है, अगर नंबर जो है, अगर है ना, जो डिजिट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं तो उसके लिए कोई नाम नहीं लिखा जाता है। अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो उसका नाम लिखेंगे। बताओ इसका हो गया पोटेशियम, उस 4 से तो कोई मतलब है नहीं अपने को। अब बताओ, आप इसका नाम तो लिख लिए, अब इसके बाद कौन आ गया, अब इसके बाद आ गया डब्बा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हम लोग घुस गए हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो क्या करो, अब रिवर्स आओ, उल्टा आओ। क्या हो, उल्टा। अब ध्यान देना, जैसे डब्बे के अंदर जाओगे, डब्बे से बाहर निकलोगे, स्पेस छोड़ देना आप, ये रूल होता है इसका लिखने का। बोलो पोटेशियम, अब डब्बे में आप घुस गए, अब वहां से बैक आओ, बैक में पहले क्या मिला, 6 मतलब क्या होता है, अरे पता है ना, 1 को बोलते हो मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, पता है ना, तो मैं लिख देता हूं। अच्छा, 1 को बोलते हो मोनो, 2 को बोलते हो डाई, 3 को बोलते हो ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। इससे ज़्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। बताओ तो नंबर क्या है अपना ये, तो अभी 4 के लिए टेट्रा मत लगा देना, क्योंकि मैंने कहा ये नंबर जब डब्बे के अंदर होगा तभी यूज करना, डब्बे से बाहर है तो उस नंबर को भूल जाना, समझ लो तुम्हारे लिए है ही नहीं। यहाँ 4 लिखे, 5 लिखे, 3 लिखे, कुछ भी लिखे तुम उसे भूल जाओ, तुम्हारे लिए वो है ही नहीं। अब बताओ, डब्बे में अंदर पहुंच गए आप, अब पीछे से आओ, पीछे से पहले कौन मिला, 6 मिला, तो 6 का नाम क्या है, बोलो हेक्सा, हेक्सा, ठीक है, पोटेशियम हेक्सा। अब बोलो इसके बाद कौन मिला, साइनाइड मिला, है ना। बोलो CN को क्या बोलते हो, साइनाइड। और मैंने क्या बोला था, आइड को रिप्लेस करना आइडो से, आइड को किससे रिप्लेस करना, आइडो से, या केवल रिप्लेस करना O से। तो बोलो क्या बन जाएगा ये, साइनाइडो या केवल साइनो। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। बोलो क्या लिखें, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। अब बताओ, हमने कहा अगर मेटल जो कॉम्प्लेक्स एनायन में है, बोलो कॉम्प्लेक्स एनायन में है क्या, राइट वाला एनायन, लेफ्ट वाला कैटायन, तो बोलो पहला पार्ट कैटायन है, दूसरा पार्ट एनायन है। बोलो कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट में है क्या, है ना। अगर डब्बा समझ लो राइट साइड में है तो उसे बोलते हैं एनायनिक पार्ट। बोलो डब्बा अगर राइट में है ना तो मेटल के नाम के साथ ATE लगाएंगे, तो Fe को बोलते हो आयरन, क्या बोलते हो, आयरन। इसको आयरन भी बोल सकते हो, फेरस भी बोल सकते हो, है ना। यहाँ फेरस बोल सकते हो, यहाँ क्योंकि बोलोगे क्या +2 स्टेट में है तो उसे क्या बोलोगे, फेरस, और साथ में क्या लगाओगे, ATE, तो फेरेट, है ना। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, बोलो कितना आएगा, पोटेशियम का +1, कितने पोटेशियम बोलो, 4, आयरन का X, साइनाइड का -1 × 6 = 0, तो X की वैल्यू आ गई +2। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको अब रोमन डिजिट्स में लिखोगे आप,
फेरेट 2। ठीक है, समझ गए? तो नोट कर लो आप, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये होगा इसका IUPAC नेम। तो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूं। ध्यान दो, एक आध क्वेश्चन मैं और लेता हूं। चलो इसका IUPAC नेमिंग करते हैं। बताओ बताओ, यहाँ कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट में है कि एनायनिक पार्ट में है? एनायनिक पार्ट में है ना। तो कैटायनिक एनायनिक बस एक ही अंतर है, बस जो 8 लगाते हैं ना, बस 8 नहीं लगेगा तो कैटायनिक वाले पार्ट में 8 नहीं लगेगा, बस यही अंतर है। एक आध एग्जाम्पल लेते हो, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखो, बोलो डब्बे से बाहर 2 है 3 है, उसका नाम तो नहीं लिखते, बोलो क्या बोलोगे आप? पोटेशियम। क्या बोलोगे? पोटेशियम। बताओ, डब्बा खत्म हो गया, सॉरी ये नाम खत्म हो गया, डब्बे के अंदर जाओगे आप। डब्बे के अंदर जाते ही अब बैक से आओगे, है ना। तो बैक में पहले क्या मिला? 4। 4 का नाम क्या है? टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा। बोलो Cl को क्या बोलते हो? क्लोराइड। देखो मैंने लिखवाया था कल, क्लोराइड। तो क्लोराइड क्या बन जाएगा? क्लोराइडो या क्लोरो, क्लोराइडो या क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। कल लिखवाया था हमने लास्ट, है ना, लास्ट टाइम में, टेट्रा क्लोरो। अब बोलो एनायनिक पार्ट है ना, डब्बा बाद में है, जब डब्बा बाद में रहेगा तो उसके नाम में 8 लगेगा, तो निकिल के साथ 8, तो निकिलेट, है ना, निकिलेट। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। अच्छा एक बात ध्यान देना थोड़ा सा, देखो यहाँ पर स्पेस बिल्कुल नहीं देना, लगातार लेते चले जाना है। स्पेस बस एक ही जगह पर आएगा, जैसे ही आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाओगे या कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर आओगे। देखो यहाँ पोटेशियम बाद हम स्फीयर के अंदर घुस गए, जैसे घुसे वहाँ स्पेस दे दिया। देखो इसके बाद अंदर चले गए, स्पेस दे दिया, उसके बाद कोई स्पेस नहीं। अच्छा इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख दो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलो क्या होगा, आप निकाल लो। बोलो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। कितने पोटेशियम है? 2, है ना। निकिल का बोलो क्या? X। क्लोरीन का बोलो क्या? -1, पीछे कई बार कराया है। इंटू बोलो क्या? 4 इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू +2, तो बोलो निकिलेट सेकेंड। बस ध्यान देना। अब इसका नाम देखते हैं, चलो इसे देखते हैं एक बार थोड़ा। ठीक है, बोलो इसमें हमेशा लेफ्ट से आते हैं। बोलो यहाँ लेफ्ट से आए तो पहले पोटेशियम मिला, पोटेशियम लिखा। अब जैसे डब्बे में घुस गए ना, उल्टा आते हैं, ऐसा याद रख लो कि पहले लेफ्ट से चलेंगे, डब्बे में घुस से उल्टा आ जाएंगे। बोलो यहाँ लेफ्ट से चला, डब्बे में घुस से उल्टा आ गए। देखो यहाँ क्या, पहले ही डब्बा मिल गया। अब डब्बे में घुस गए तो उल्टा आ जाओ, डब्बे में घुसने के बाद उल्टा आना है। बोलो डब्बे में घुस गए, उल्टा पहले बोलो कौन मिला? पीछे आना है ना वहां से। अब पहले कौन मिला? 6 मतलब हेक्सा, हेक्सा। बताओ NH3, मैंने न्यूट्रल लिगेंड में लिखवाया था, मैंने कल बताया था कि NH3 अगर डब्बे से बाहर है तो उसके लिए AMINE लिखोगे, और डब्बे के अंदर है तो AMM लिखोगे। अगर NH3 डब्बे से बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है NH3, तो आप उसके लिए, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर NH3 है तो AM सिंगल M होगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो AMM होगा। चलो बताओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है बाहर? अंदर है। बताओ तो हेक्सा। अब बोलो NH3 क्या होगा? AMM, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। अगर बाहर होता तो AM लिखते, सिंगल M, है ना। बोलो क्या लिखोगे? हेक्सा अमाइन। स्पेस नहीं होगा, अब पूरे, है ना, स्पेस नहीं होगा। मैंने बोला कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाते वक्त स्पेस होता है और निकलते वक्त स्पेस होता है, हेक्सा अमाइन। अब बोलो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स है वो पहले है ना, मतलब कैटायनिक पार्ट में है। बोलो अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट में हो तो मेटल का बस सिंपल सा नाम लिखते हैं, उसमें टूट नहीं लगाते हैं, हेक्सा अमाइन। अब बोलो कि निकल, निकल, है ना, समझ गए। देखो यहां और यहां में अंतर क्या है? देखो यहां पर निकिल नहीं, निकिलेट लिखा था, ATE, यहां पर केवल निकिल लिख रहे हैं हम लोग।
क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स था वो बाद में था, एनायनिक पार्ट में था। यहाँ जो कॉम्प्लेक्स है पहले है, कैटायनिक पार्ट में है। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट में है तो उसके केवल मेटल का नाम लिखते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट में है तो उसके नाम के साथ ATE वर्ड ऐड करते हैं। बस ये छोटा सा अंतर है दोनों के बीच का, बाकी सब कुछ वही है। अब बोलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो क्या? X। हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा और हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का ही निकालते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम अपना यहाँ पर निकल है, X। अमोनिया का बोलो 0। कितने अमोनिया? 6। और क्लोरीन का बोलो -1। कितने क्लोरीन? 2। इक्वल टू बोलो 0। x - 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बोलो क्या? 2। तो निकिल 2, निकिल 2। अब बोलो क्या? देखो अगर Cl है, अगर Cl डब्बे के अंदर होगा तो बोलो Cl का नाम क्या? बोलो क्लोराइड, क्योंकि Cl माइनस फॉर्म में होता है। तो क्या बोलोगे? क्लोराइड। अगर डब्बे के अंदर हुआ तो क्लोराइडो लिखोगे। जो मैंने कल तुम्हें चार्ट बनवाया था ना क्लोराइड का, क्लोराइडो या क्लोरो, वो तब के लिए है जब वो डब्बे के अंदर हो। और डब्बे के अंदर नहीं है तो केवल क्लोराइड लिखोगे आप। तो बोलो क्या लिखोगे यहाँ? क्लोराइड। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इस जो बगल में Cl2 लिखा है ना, इस 2 का नाम नहीं लिखोगे, क्योंकि हमने बोला था कि 2, 3, 4 डब्बे से बाहर है, उसके लिए कोई नाम नहीं है ना। बोलो ये क्लोरीन यहाँ डब्बे से बाहर था, तो बोलो इसलिए क्लोराइड लिखा। लेकिन देखो यहाँ पर क्लोरीन डब्बे के अंदर था, तो यहाँ क्लोराइड नहीं क्लोरो लिखा है हमने। अंतर समझ रहे हो? अगर डब्बे के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्लोरीन है, जो हमने कल चेंज बताया था, आइड का आइडो है ना, एट का एटो, ये सब तब के लिए है जब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो, मतलब एज ए लिगेंड बिहेव कर रहा हो। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है ना, तब उसके लिए ये सब चेंज नहीं करना, बस उसका सिंपल सा नाम लिख देना। बोलो यहाँ क्लोराइड लिखा है, यहाँ क्लोरो नहीं लिखो, गलत हो जाएगा। क्लोराइडो भी गलत हो जाएगा। स्फीयर के अंदर रहेगा तभी आप क्लोरो या क्लोराइडो लिखोगे, जैसे देखो यहाँ पर। ठीक है, चलो तो नोट करो फटाफट, पॉज करके आप नोट कर लो। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन आता है, अगर मान लो हमारे पास मोर देन 1 लिगेंड आ गया तो चलो ध्यान देना, अगर मोर देन 1 लिगेंड आ जाए, जैसे ध्यान देना, अगर अपने पास ये आ जाए K2 Fe NH3 थ्राइस H2O ट्वाइस, है ना, ये मान लो Cl और Cl। ठीक है, चलो इसका IUPAC नेमिंग लिखते हैं। बताओ, बोलो ये इस बार क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? पहले है ना कैटायनिक पार्ट में है। बोलो हम लोग हमेशा लेफ्ट से चलेंगे, लेफ्ट से पहले मिल गया डब्बा, डब्बा मिलते हैं उल्टा आ जाओ। तो देखो जब मोर देन 1 लिगेंड आ गया ना, तब इसके बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करोगे। बोलो इसका नाम क्या है? AMM अमाइन। इसका क्या है? AQUA। इसका क्या है? CHLORID। अब बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? बोलो इसके लिए ये भी ए से शुरू हो रहा है, ये भी ए से शुरू हो रहा, तो ए कट गए। अब बोलो अगला वर्ड है यम, अगला वर्ड है क्यू। बोलो यम की पहले क्यू, एम पहले आएगा ना। बोलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन डोमिनेट कर गया? NH3। ठीक है, चलो बताओ। अब बताओ ये क्या है? 3। तो क्या बोलोगे? 3 का बोलो क्या? हमने बताया था डब्बे के अंदर है तो 1 के लिए मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा है, याद है ना, अभी बताया। 3 के लिए बोलो क्या बोलोगे? ट्राई, ट्राई। देखो अगर मोर देन 1 लिगेंड हो गया ना, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करोगे। ठीक है, 3 का ट्राई। अब बोलो इसका क्या होगा? अमाइन। ध्यान देना, ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन। अब बताओ इसके बाद कौन है? इसके बाद कौन आएगा? एक्वा। कितने एक्वा हैं? 2 ना, 2 मतलब बोलो क्या? डाई। स्पेस बिल्कुल नहीं रहेगा, ध्यान देना, डाई। अब बोलो क्या? वाटर का एक्वा या एक्वो, कल लिखवाया था, डाई एक्वा।
डाई एक्वा। बोलो ये गया, अब कौन बच गया बोलो, Cl। Cl क्या बोलोगे, क्लोरो, क्योंकि डब्बे के अंदर है, इसका नाम Cl क्लोराइड होगा, डब्बे के अंदर तो क्लोराइडो या क्लोरो, ठीक है। बोलो डब्बे के अंदर है ना, तो क्या बोलोगे, क्लोरो, क्लोरो। अब आगे देखो, ये गया, अब बच गया आयरन। अब बोलो कैटायनिक पार्ट है ना, बोलो डब्बा पहले आ गया, तो मैंने कहा था अगर एनायनिक पार्ट है तो मेटल के साथ ATE लगाओगे, और कैटायनिक पार्ट है तो कुछ नहीं लगाओगे, तो बोलो क्या बोलोगे, आयरन। हाँ यहाँ है ना, आयरन लिखोगे, या फेरस भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं बुक, लेकिन हम लोग यहाँ आयरन लिख रहे हैं, ठीक है। चलो, तो जनरली जो बुक्स में लिख रहे हैं हम भी वही फॉलो कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हो फेरस भी। बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि जनरल कैटायनिक पार्ट में वो आयरन लिखता है, एनायनिक पार्ट में फेरस को फेरेट लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ इसलिए फेरस फेरस लिखता है ना एनायनिक में, क्योंकि है ना आयरनेट है ना सही वर्ड नहीं है, इसलिए वो फेरेट लिखता है, ठीक है। तो आयरन, ठीक है। अब बताओ, ये हो गया। अब बताओ डब्बा खत्म, अब बच गए आगे, डब्बे से बाहर आते बोलो क्या यहाँ स्पेस नहीं है, बिल्कुल है ना। अब बताओ आयरन, इससे पहले ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, आयरन का X, अमोनिया का 0/3, गैस है ना, गैस है, लिक्विड का 0 होता है, पानी तो लिक्विड है, Cl का -1, और बोलो ये Cl का -1 = 0, तो X की वैल्यू बोलो क्या, 2, बोलो आयरन 2, ठीक। अब बताओ, अब डब्बा खत्म, अब डब्बे से बाहर आओ, इसका लिए क्या लिखोगे, क्लोराइड, स्पेस देकर। ध्यान देना इसमें और इसमें अंतर है, देखो ये क्लोरीन डब्बे के अंदर है, इसलिए इसके लिए हमने क्लोरो लिख सकते हो, क्लोराइडो लिख सकते हो, और डब्बे के बाहर के लिए केवल क्लोराइड लिखोगे, है ना। यहाँ क्लोराइडो ऐसा भी लिख सकते हो आप, CHLORIDO, इसमें और इसमें को अंतर दिख रहा है ना, यहाँ आइड है, यहाँ आइडो है, डब्बे के अंदर के लिए आइडो और डब्बे के बाहर के लिए आइड, ठीक है। तो ये रहा अपना IPSC नेमिंग, अगर मोर देन वन लिगेंड आ गया तो, ठीक है। अगर मान लो दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स आ जाए, दो केस तो हमने करा दिया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर कैटायनिक और एनायनिक दोनों कॉम्प्लेक्स में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों रूल को जोड़ दो आप। एग्जांपल देखो, दोनों ही रूल को आप जोड़ दो, ध्यान देना, इसका नाम लिखते हैं, बोलो ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है, तो ऐसा करो ना कि तो जब दो मेटल आ जाए ना, तो आप एक सिंपल आप मान लो कि दोनों ही मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, ज़्यादा है ना सिर मत खपाओ, बस सिंपल ही समझ लो कि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। चलो पहले नेम शुरू करते हैं लिखना, बोलो लेफ्ट से चले, डब्बा मिल गया, डब्बा मिलते ही पीछे से आएंगे, पीछे से पहले कौन मिला, 6, तो 6 का नाम क्या होगा, हेक्सा। लेफ्ट से चले, डब्बा मिला, डब्बा में घुसते ही बैक से आ जाएंगे, बैक में पहले कौन मिला, 6 का नाम क्या होगा, हेक्सा, है ना। अब बोलो NH3 क्या होता है, AMMINE, क्योंकि एज ए लिगेंड है तो क्या बोलोगे, AMMINE, तो हेक्सा अमाइन, तो हेक्सा अमाइन। अब बोलो कॉपर, कॉपर हमने बोला था ना, अगर कैटायनिक पार्ट में है तो उसका बस नाम ही लिखोगे, लेकिन एनायनिक पार्ट के लिए नाम के साथ है ना 8 लगाओगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब बताओ, ये खत्म पार्ट, अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। बोलो फिर से डब्बा आ गया, तो फिर से हम लोग बैक से आएंगे, वो पहले डब्बा मिला, बैक से आ गए, है ना। पहले अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर भी देख लो, पहले ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखना पड़ेगा, मेटल के बाद हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। बताओ, तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर X, अमोनिया गैस है तो 0, कितने अमोनिया हैं, 6, फिर एक कॉपर का X, यहाँ कुछ दूसरा मेटल भी लिखा होता ना तो आप दोनों को X मान लेना, आपके लिए सही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी मेटल लिखा रहा है दोनों का सेम माना करो, ठीक है। बोलो X, जेई मेंस और नीट लेवल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एडवांस में दिक्कत आती है तो मैं बताऊंगा।
बोलो क्लोरीन के लिए बोलो क्या, -1। कितने क्लोरीन है बोलो, 6, इक्वल टू बोलो 0। तो कैलकुलेट कर लो 2x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बोलो क्या, +3, है ना। तो कॉपर बोलो क्या, 3। बोलो हमने पहले लेफ्ट से चले, लेफ्ट में डब्बा मिला, डब्बा में है ना, अंदर जाते बैक से आगे, तो हेक्सा अमाइन कॉपर 3rd। अब बताओ जैसे इस डब्बे क्रॉस करते हैं एक और डब्बा आ गया, तो फिर से बैक से आ जाओ, बोलो फिर से क्या हो गया, हेक्सा। अब बोलो Cl का क्लोराइड होता है तो क्या बन जाएगा, क्लोरो बन जाएगा या क्लोराइडो बन जाएगा, तो हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, है ना। अब बोलो इसके लिए क्या बोलोगे, कॉपरेट, है ना, क्योपरेट। चलो बोलो क्या बोलोगे, कॉपरेट, है ना, AT लग जाएगा, कॉपरेट, है ना। कॉपर साथ 8 लगा दिया। अब बताओ क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का सेम है, तो इसका भी क्या होगा, 3। तो यहां बोलो क्या, जगह नहीं तो नीचे लिख देता हूं 3rd। तो उम्मीद है आप इसके क्वेश्चंस को कर लोगे, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लो, आप पॉज करो और नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूं। चलो अब एक आध देखो, अब ना एक बात और सुन लो आप, थोड़ा कभी कभी बेस ट्रेस लिखा मिल जाता है, ध्यान देना। इससे मैंने आपको भी बताया था कि 2 के लिए कोई चीज 2 बार, Cl2 है तो 2 के लिए क्या लिखते थे, बाई लिखते थे ना, है ना। 3 के लिए ट्राई लिखते थे, 4 के लिए टेट्रा लिखते थे, 5 के लिए पेंटा लिखते थे, 6 के लिए हेक्सा लिखते थे। ऐसे ही 2 के लिए का और नाम है, इसे बोलते हैं बिस। 3 के लिए होता है ट्रिस, 4 के लिए होता है टेट्राकिस, 5 के लिए होता है पेंटाकिस। चलो अब इससे ज्यादा नहीं आने वाला हो, है ना। चलो ध्यान देना। अब समस्या है कब कौन सा नाम यूज करें, तो ध्यान देना। चलो एग्जाम्पल लेता हूं, समझ में आ जाएगा। चलो चलो तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। देखो अगर अगर देखो 2 के लिए बाई यूज करते हैं, 2 के लिए 20 भी यूज करते हैं, तो समस्या हम कब बाई यूज करें और कब 20 यूज करें। तो एक सिंपल सी बात सुन लो, अगर लिगेंड के नाम में, अगर लिगेंड के नाम के अंदर इनमें से कोई वर्ड पहले आ चुका है तो आप ये वर्ड यूज करोगे, नहीं आया है तो इसे यूज करोगे। कंफ्यूज हो गए, ध्यान दो, सुनो। जैसे मैं बोलूं, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे ध्यान देना, ये Cu में यहां पर लेता हूं Cl4। देखो ये लिगेंड कौन है, क्लोरीन है ना, तो इसकी क्या बोलोगे, क्लोरो बोलोगे। देखो यहां लिगेंड कौन है, En, तो इसका नाम क्या है, इथलीन डाइएमीन, है ना। देखो इस लिगेंड के नाम में डाई आ चुका है, इनमें से कोई आ चुका है। देखो इस लिगेंड के नाम में डाई ट्राई कुछ नहीं आया है, तो यहां 4 के लिए टेट्रा यूज करेंगे। अगर देखो यहां इसके लिगेंड के नाम में डाई, इनमें से कोई भी नाम आ चुका है, तो यहां के लिए अब इसे यूज करेंगे, ट्रिस। अगर लिगेंड में पहले ही इनमें से कोई आ चुका है तब इसका यूज होगा 2, 3 के लिए। अगर लिगेंड में नहीं आया है ये सब तो इसको यूज करेंगे। सुनो, अगर लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा वर्ड आ चुका है पहले से ही, तब हम लोग उसके बाद बिस ट्रिस यूज करेंगे। बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ। देखो बताओ क्या होगा, बताओ। पहले डब्बा आ गया, डब्बे में जाते ही बैग से आओ, तो बैग में पहले कौन मिला, 3, तो 3 का बोलो क्या बोलोगे, ट्रिस। 3 का क्या बोलोगे, ट्रिस। ट्रिस क्यों बोलोगे, क्योंकि बोलो इथिलीन के नाम में क्लियर है, इथिलीन डाइएमीन, इसके नाम में डाई आ चुका है, तो अब 3 के लिए ट्राई वर्ड यूज नहीं करोगे, है ना। अगर डाई वर्ड ना आता ना तब यहां पर ट्राई लिखते आप, डाई वर्ड आ चुका है तो क्या लिखोगे, ट्रिस।
समझ गए। देखो अगर लिगेंड के नाम में डाई ट्राई वर्ड आ चुका है तब उसके बाद जो बाहर के नंबर हैं उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाएगा। तो इथेलिन के नाम में इथिलीन डाइएमीन, तो डाई वर्ड आ चुका है तब हम अब 3 के लिए ट्राई वर्ड यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे ट्रिश। तो ट्रिश, अब बोलो ईएन का नाम क्या है, अब इसे ब्रैकेट में लिखोगे आप, है ना, इथिलीन डाइएमीन। ट्रेस इथिलीन डाइएमीन। अब बोलो कॉपर क्या है, ये कैटायनिक पार्ट है ना पहले, अगर कैटायनिक पार्ट में केवल मेटल का नाम लिखते हैं, अगर एनायनिक पार्ट है तो मेटल के नाम के साथ ATE लगाते हैं, तो बोलो क्या बोलोगे, कॉपर। कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, चलो बोलो फटाफट, बोलो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर X। इथिलीन डाइएमीन इसका 0 होता है, मैंने लिखवाया था जब दूसरे लेक्चर में ही लिखवाया था जब लिगेंड बताया था, तो इथिलीन डाइएमीन 0 × 3, क्लोरीन का -1 होता है × 2 = 0, तो X की वैल्यू बोलो कितना, +2। तो बोलो कॉपर सेकंड। अब बोलो मैंने बताया जैसे बोलो डब्बा खत्म, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, डब्बा खत्म। डब्बा खत्म होता है स्पेस देना होता है, अब बोलो स्पेस दोगे, अब उसका तो बोलो क्या Cl है ना, डब्बे के बाहर Cl के लिए क्लोराइड यूज होगा, अगर डब्बे के अंदर होगा तो क्लोरो, तो बोलो डब्बे के बाहर है ना Cl, तो क्या बोलोगे, क्लोराइड। हमने कहा था डब्बे के बाहर 2 3 4 5 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो नोट कर लो इसे आप। तो उम्मीद है आपको IUPAC नेमी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है, फटाफट नोट कर लो। चलो ध्यान दो बच्चों, तो IUPAC का पार्ट उतना ही था। IUPAC क्वेश्चन करो आप, जो डाउट्स आ रहे हैं ना उसे पूछो, ध्यान दो आगे। अगला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने आपको बताया था, आपको हम अभी हमने बताया था आपको 3 थ्योरी में पढ़ाने वाला हूँ। पहला वर्नर थ्योरी, दूसरा VBT, तीसरा CFT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो मैंने बताया था कि मैं VBT और CFT को बाद में पढ़ाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, पूरा मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब उसके बाद आपको थोड़ा आसान हो जाएगा समझना VBT को। तो हेडिंग है अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है, coordination bond is formed by the overlapping between vacant orbital of central metal atom and the filled orbital of the ligand। बाउंसर चला गया, समझो थोड़ा। जैसे मैंने आपको बताया था K4FeCN6, तो देखो इसमें क्या था, मैंने आपको जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कैंसलेशन किया था तो आपको मिला था कि आयरन का एटॉमिक नंबर बोलो क्या आया था, 4s2 3d6। आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था +2 आया था, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप पीछे देख लो मैंने कराया है। तो बोलो क्या आया था, 4s0 3d6। तो आपने ये देखा था कि 3d कुछ ऐसा बन रहा था, बोलो कितने, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो बोलो हो क्या रहा था, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो इसने बोलो से इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया था, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया था। बोलो जगह नहीं मैं ऊपर बना रहा हूं अब, तो बोलो क्या हो गया था, कुछ यही बन गया था ना, बना था ये, ठीक है। तो बोलो उसके बाद क्या हुआ था, ये साइनाइड के 6 लिगेंड थे। अच्छा मैं इसे बना देता हूं, है ना, देखो कंफ्यूज हो गया। बोलो ये हुआ था, आपने देखा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो ये क्या कर रहा था, इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को पीछे धकेल दे रहा था। इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ डाल दिया था, याद है, तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ से यहाँ आ गया था, और ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ गया था, यहाँ से यहाँ आ गया था। अब बताओ क्या था, कितने लिगेंड थे, 6, तो ये लिगेंड यहाँ पर आ गए थे, 1 2 3 4 5 6। तो पहला पॉइंट देखो वही बोल रहा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो आयरन होता है, इस आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं साइनाइड के, याद है, पहले लेक्चर में बताया था, जो स्ट्रक्चर बनाया था हमने, तो हाँ, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज फॉर्म बाय, तो कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ना,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हो आप। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग बिटवीन वैकेंट ऑर्बिटल। बोलो ये खाली ऑर्बिटल है ना, देखो ये भी खाली था, ये भी खाली हो गया ना, खाली 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 खाली, ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये खाली ऑर्बिटल, जिसे बोलते हो वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये किसका था? ये आयरन का ही तो है, आयरन का ही तो कॉन्फ़िगरेशन किया है हमने, तो ये आयरन का ही तो ऑर्बिटल था ये, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो ये पूरा सेंट्रल मेटल एटम मतलब आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है। एंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। अब बोलो लिगेंड अपना, ये अपना इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है ना, ये फील्ड, इस लोन पेयर को बोल रहा है फील्ड ऑर्बिटल, इस लोन पेयर को यहाँ पर फील्ड ऑर्बिटल बोला जा रहा, ठीक है। अरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो फील्ड ही तो है ना, पूरा भरा पड़ा है वो, तो इसके खाली वाला ऑर्बिटल में इस साइनाइड ने अपना फील्ड ऑर्बिटल भर दिया लाकर, ठीक है। तो पहला पॉइंट वही बोल रहा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग बिटवीन वैकेंट ऑर्बिटल। बोलो ये आयरन का वैकेंट ऑर्बिटल है ना, ये भी वैकेंट था, वैकेंट था, वैकेंट था, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड का लोन पेयर, लिगेंड के लोन पेयर को इसने यहां पर फील्ड ऑर्बिटल बोल रखा है, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल को फील्ड ऑर्बिटल उसी में लाकर डाल दे रहा है। यही बोला ना कि लिगेंड आता है उस खाली वाले डब्बे में बैठ जाता है, ठीक है। चलो अगला, बिफोर ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। आपको केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, वहाँ पर जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था तो हमने आपको दिखाया था एक एस ऑर्बिटल था, एक पी ऑर्बिटल था, ये दोनों मिलकर बोलो क्या कुछ ऐसा बना रहे थे ना, पंखुड़ी बना रहे थे, एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो हमने ये बोला था ना, उसके बाद हाइड्रोजन आता था, अपना बॉन्ड बनाता था, वैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, और वैसे कुछ हद तक मैंने रिवाइज भी कराया था जब पढ़ाया था, तो ठीक है, ठीक है। बोलो क्या, ये आपके पहले क्या होते हैं, जैसे CH4 बनता था, आपने देखा था कार्बन के चारों ऑर्बिटल, एक S का 3 P का मिलकर एक 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते थे, फिर इन चारों पर हाइड्रोजन आकर ऐड होता था। नहीं याद आ रहा तो थोड़ा सा मैं ऊपर बनाकर याद दिला देता हूँ, ध्यान दो। समझो, आपने जब मेथेन पढ़ा था आपको याद होगा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते थे तो 1s2 2s2 2p2 आता था, तो आपने ये पढ़ रखा है, आपको ये तो पढ़ा, ये सबने पढ़ा होगा, 12th में आ चुके हो तो पढ़ा तो होगा ही। फिर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता था, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन था इनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया। अब बोलो एक S है और एक PX है, PY है और PZ है। तो आपने पढ़ रखा है जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, तो यहाँ पर जो S होता है और एक P के जो 3 है, एक PX PY PZ, तीनों मिलकर बनते हैं कुछ नया ऑर्बिटल, कुछ नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये 2 3 4 बनते थे ना। अब बोलो इस पर 4 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आता था, दूसरा यहाँ आता था, तीसरा यहाँ आता था, चौथा यहाँ आता था। तो आपने यही पढ़ा है कि बोलो क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन के आने से पहले ये चारों मिलकर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन के आने से पहले ही इन चारों ने मिलकर एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। जो ये बना है ना आपका, यही वो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला। तो वही बोल रहा, बिफोर ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस, मतलब कि लिगेंड के आने से पहले ही जो ये खाली वाला ऑर्बिटल है ना, लिगेंड आ रहा उसके पहले ही ये 6 के 6 मिलकर कुछ ऐसा शेप बना लेते हैं, ऐसा कुछ शेप बना लेते हैं। 4 का बना हुआ तो ये अपना 6 का बनाते हैं, है ना। तो ये बोल रहा, देखो ये 4 का बना है, ठीक है। आपने 2 का भी पढ़ा होगा, याद होगा आपको जगह नहीं, थोड़ा मैं बना रहा हूँ, समझो। यहाँ पर आपने एक पढ़ा होगा जब S और एक P आता था तो कुछ ऐसा बनता था। 2 का ये था, 3 का आपने भी पढ़ा होगा, 3 में ऐसा बनता था, ट्राइगोनल, है ना। बोलो, तो देखो ये सब क्या थे, हाइड्रोजन या किसी भी एटम के जुड़ने से पहले ऐसा बन जाता था। तो सेम यही चीज बोल रहा, बिफोर ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस, मतलब लिगेंड आ रहा साइनाइड, ये आयरन है,
ये है ना आयरन बोलो क्या है, ये 1 2 3 4 5 6, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये मान लो 6 डब्बे हैं आयरन के जो खाली वाले हैं, 1 2 3 4 5 6। ये लिगेंड आ रहा, लिगेंड के आने से पहले ये सब मिलकर एक नया स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अभी बोलो सब अलग अलग थे, लिगेंड के आने से पहले सब बोलो मिलकर एक नया कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं और लिगेंड आकर इन सभी पर जुड़ जाता है। यही बोल रहा है कि लिगेंड के आने से पहले ये लोग हाइब्रिडाइज हो चुके होते हैं, लिगेंड बॉन्ड बनाने से पहले ही ये आपस खुद को हाइब्रिडाइज कर चुके होते हैं। बिफोर ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, है ना। चलो अगला, बाय सीइंग कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन। चलो इसको मैं रफ करता हूँ ऊपर वाला, क्योंकि पीछे पड़ा हुआ है, आपको अगर नोट करना पॉज कर लो तुरंत और नोट कर लो, देखिए मैं ऊपर रफ करने जा रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास। चलो ध्यान दो, थर्ड पॉइंट, बिफोर ओवरलैपिंग सॉरी बाय सीइंग कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो इन्होंने बोला ना एंड हाइब्रिडाइजेशन शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स में भी प्रेडिक्टेड, तो इन्होंने देखो आपको मैंने बताया था कि 4 लिगेंड होगा तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर, पीछे बताया था, और 6 लिगेंड के लिए ऑक्टाहेड्रल होगा, बताया था ना, 4 के लिए टेट्रा या स्क्वायर प्लेनर होगा और 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, तो देखो इन्होंने भी यही बोला है कि देखो यहां से अगर 4 लिगेंड आ जाए, जैसे मैं बोल दूं कि FeNH3 4 आ जाए, मान लो कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बन गया, मैं पूछे बताओ कि इसका शेप क्या होगा या इसका है ना शेप क्या होगा, तो बोलो आप बोल सकते हो ना या टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगा। तो ये भी यही बोल रहे हैं कि अगर हमें उस 4 अगर लिगेंड पता हो जाए, अगर हमें पता हो जाए कि उसमें 4 लिगेंड है ना, मतलब उनका कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो जाए कि उसमें 4 लिगेंड है या 6 लिगेंड, 4 लिगेंड होगा तो हम तो सोच लेंगे ना कि हाँ वो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा, तो एक आइडिया मिल जा रहा है अपने को। बस इन्होंने भी यही बोला अगर अपने को लिगेंड पता हो जाए कि उसमें कितने लिगेंड है 4 या 6, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा, है ना। भले ही बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो, कंफ्यूज हो गए, इतना उन्हें कंफर्म हो जाएगा कि या तो टेट्राहेड्रल है या तो स्क्वायर प्लेनर है, इतना तो कंफर्म हो जाएगा। ये कंफर्म हो जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल तो बिल्कुल नहीं है, अगर 4 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल तो बिल्कुल नहीं है, या तो टेट्रा होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, लेकिन दोनों में से एग्जैक्ट क्या होगा इसके बारे में वो नहीं बता पा रहे थे, है ना। चलो तो यही बोला गया थर्ड पॉइंट, बाय सीइंग कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लिगेंड एंड हाइब्रिडाइजेशन। अगर अपने को अगर ये ना देकर केवल आपको हाइब्रिडाइजेशन दे दे sp3 दे दे तो आप समझ जाओगे ना हाँ ये तो टेट्राहेड्रल है। आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन दे दे dsp2, बोलो क्या बोलोगे, हाँ ये तो स्क्वायर प्लेनर है। बाय सीइंग कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स में भी प्रेडिक्टेड, तो शेप आप बता सकते हो टेट्राहेड्रल है स्क्वायर प्लेनर। अब कुछ लिमिटेशन है, टू नो एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन, टू नो एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप some additional information may be required. To know exact hybridization and shape some additional information may be required। देखो ये बोल रहे हैं ना कि देखो मैंने आपको भी बताया था कि इनके लिगेंड को देखकर इन्हें एक आइडिया लग रहा था कि या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पा रहा कि टेट्राहेड्रल ही है या स्क्वायर प्लेनर ही है ना। तो हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पा रहा, इतना तो हो जा रहा है कि ऑक्टाहेड्रल के 4 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल तो जिंदगी में नहीं होना, या तो इस टेट्राहेड्रल है या तो स्क्वायर प्लेनर है। अगर 4 लिगेंड है तो कंफर्म तो हो गया कि वो टेट्रा ऑक्टाहेड्रल तो है ही नहीं, या तो टेट्रा होगा या तो ऑक्टा होगा। ठीक है, अब वो टेट्रा है या ऑक्टा है ये कंफर्म करने के लिए हमें कुछ एडिशनल डाटा चाहिए था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। तो ये सब डाटा क्या था, ये सब चाहिए होता था। ठीक है, बकवास बातें बस जानते रहो, है ना। लिगेंड स्ट्रेंथ है ना, और यहां पर लिगेंड स्ट्रेंथ सेकंड पॉइंट है, लिगेंड स्ट्रेंथ इज नॉट कंसीडर्ड। देखो अभी जब मैंने क्वेश्चन आपको कराया था तो वहां आपको लिगेंड की स्ट्रेंथ की बात की थी, आपको याद है ना, मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 2 डब्बा खाली कराएगा, वीक है तो कुछ नहीं करेगा। तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया क्वेश्चन कराया ना वो सीधा मैंने CFT कॉन्सेप्ट से करा दिया है। क्लियर है, या वीबीटी से करना तो वीबीटी बोलो, वीबीटी में क्या था, वो लिगेंड की स्ट्रेंथ को पहचान ही नहीं पा रहे थे, है ना। बोलो अगर उस पीछे वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको इस लिगेंड का स्ट्रेंथ ना बताऊं तो क्या आप एग्जैक्ट आंसर निकाल पाओगे, या आपको अगर लिगेंड का स्ट्रेंथ ना पता होता तो क्या आप एग्जैक्ट आंसर बता पाओगे, कभी नहीं बता पाओगे। तो सेम समस्या इनके साथ भी थी, इन्हें तो लिगेंड के स्ट्रेंथ के बारे में पता ही नहीं था कि ये लिगेंड कैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है वीक, इस कॉन्सेप्ट को दिया ही नहीं था, इसीलिए बोले पूरा पूरा कॉन्सेप्ट फेल हो गया। इसके बाद आया CFT
जिससे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, जो पूरा समझाया ना क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, जो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, वो मैंने पूरा CFT का ही कॉन्सेप्ट समझाया आपको। क्लियर है? अब उसको मैं रिलेट करूँगा थियरी से, समझ गए? तो अंतर क्या था, जो हमने पढ़ा वहाँ पर हम लोग लिगेंड की बात कर रहे थे, हर क्वेश्चन में देख रहे थे कि लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है ना, ये बिना इसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगर 6 लिगेंड है तो कितने डब्बा खाली कराएगा, 4 का है कितने खाली कराएगा, मतलब हर बात हम क्वेश्चन को लिगेंड से जोड़ रहे थे। और जो VBT था ना, इसके पहले CFT से पहले आया था, ठीक है, उसमें लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल रही थी, इसलिए वो बार बार उल्टा फुल्टा आंसर निकल रहा था। तो उसके लिए ये सब एडिशनल डाटा चाहिए होता था, इसलिए वो बहुत ही मुश्किल होता था सॉल्व करना। ठीक है ना? चलो, तो ये रहा थियरी। अब पॉज करके फटाक से पूरा नोट कर लो। तो बच्चों आगे हम नेक्स्ट क्लास में CFT नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसे आप यहीं पर नोट कर लो, है ना। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग CFT पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग, है ना, आइसोमेरिज्म वगैरह पर मूव कर जाएंगे, फिर कलर देखेंगे और चैप्टर, अब ज़्यादा लेक्चर नहीं बचे, 2-3 लेक्चर में चैप्टर आपका खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।